हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर ब्यूटीफुल चैप्टर गिवन इन योर बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डस्क। डस्क का मतलब क्या होता है? डस्क मतलब जब आपका शाम हो रही होती है, तो जैसे दिन ढल जाता है और रात होने वाली होती है, तो एकदम अंधेरा भी नहीं होता है और सूरज भी नहीं होता है, तो वो जो बीच का टाइम होता है उसे हम कहते हैं डस्क। जहाँ हल्की हल्की रोशनी होती है, एकदम घुप अंधेरा नहीं होता है लेकिन सूरज भी नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? डस्क। तो यहाँ जो हम एक स्टोरी देखने वाले हैं ना, वो स्टोरी लास्ट तक जब आप पढ़ोगे मजा आने वाला है आपको। समटाइम्स इट हैपन्स, हमें लगता है हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, ओके, और हम ना कुछ करते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई मस्करा है हमारे आसपास है, या आपको लगता है कि कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है आप तो बड़े स्मार्ट हो और आप बहुत ही मतलब इंटेलिजेंस के साथ उस मैटर को पूरा जो है सॉर्ट करते हो, एंड लास्ट में आपको लगता है हाय ये क्या हो गया। So we are going to see a story like this. It is really interesting. So stay with me because we are going to start reading it now. But before that, something about our writer, author, who is H.N. Munro. So let's begin. H.N. Munro was a Scottish journalist and writer. His pen name was Saki. पेन नेम क्या होता है? पेन नेम नहीं, सॉरी, पेन नेम। पेन नेम मतलब क्या होता है? व्हेन सपोज आई एम अ राइटर, माय नेम इज स्वाति, बट आई डू नॉट वांट टू गिव दिस ओरिजिनल नेम एंड लेट्स से आई राइट समथिंग इंटरेस्टिंग इन अ डिफरेंट वे। मतलब मैंने कोई और नाम डाल दिया, जैसे प्रिंसेस डाल दिया मैंने, या फिर लेट्स से मैंने स्टार का नाम डाल दिया, तो दिस इज माय पेन नेम। सो व्हेनेवर आई राइट अ स्टोरी, उसके नीचे में अगर मैं अपना रियल नेम नहीं देती हूँ, उसकी जगह कोई और नेम देती हूँ, उसे हम कहते हैं पेन नेम। सो एच.एन. म्यूनरो एक स्कॉटिश जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, जिनका पेन नेम क्या था? साकी। He was known for writing witty stories. Witty मतलब जो होती है, मतलब मजेदार स्टोरीज होती हैं जहां दिमाग लगने वाली चीज होती है, और ये सारी जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में सेट थी, एंड पोक्ड फन एट सोसाइटी। और वो सोसाइटी के ऊपर बड़े ही चटखारे लिया करते थे। सोसाइटी पे फन बेस्ड जो स्टोरीज थे वही लिखा करते थे। ही वॉज कंसिडर्ड द मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, और इनको शॉर्ट स्टोरीज का मास्टर कहा जाता था। सो नाउ लेट्स बिगिन। नॉर्मन गॉड्सबी sat on a park bench on an early March evening. It was 30 minutes past 6 and dusk had fallen heavily. So नॉर्मन गॉड्सबी जो थे वो एक पार्क की बेंच पे बैठे हुए थे, और कब सबसे पहले हमें बताया है मंथ, मतलब अर्ली मार्च चल रहा है। अर्ली मार्च मतलब वेदर बड़ा प्लेजेंट है, and it was evening. It was 30 minutes past 6. What is the meaning of 30 minutes past 6? 6:30 in the evening, and dusk had fallen heavily. अब क्योंकि ये जो है अर्ली मार्च का टाइम है, तो उस वक्त जो है बहुत जल्दी शाम हो जाती है, तो dusk had fallen heavily. dusk मतलब a time of the day when there is almost no light but it is still not completely dark. The roads and sidewalks were a look of emptiness, occupied only by silent figures that moved through the half light or sat quietly on chairs and benches so that they melted into the shadows in which they sat. So ये जो रोड्स थे, जितने भी रास्ते थे, जो साइड वॉक्स होते हैं, जहाँ पे आप जो रोड के पेवमेंट्स होते हैं जहाँ आप वॉक करते हो, wore a look of emptiness. They wore a look of emptiness. यहाँ हमने personification यूज किया है। Roads cannot wear anything, लेकिन हमने क्या बोला? ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक emptiness, खालीपन की चादर ओढ़ ली है। इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग वहाँ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। Occupied only by silent figures that moved through the half light or sat quietly. उसमें कुछ ही लोग थे, occupied only by silent figures, जो कि silently walk कर रहे थे, या वहाँ पे जो chairs थी उनके ऊपर बैठे हुए थे। And they sat so quietly on the chairs and benches so that they melted into the shadows in which they sat. They melted into the shadows मतलब जब आप कहीं पे बैठते हो तो without making a noise, तो उन्होंने अपनी ही shadow के ऊपर वो ऐसे बैठ गए जैसे कि मेल्ट हो गए हैं। इसका मतलब देखते हैं, they sat so still in the darkness that one couldn't see them. मतलब वो इतनी स्टिल तरीके से बैठे हुए थे, ना मूव कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, कि उनको कोई समझ ही नहीं पाता कि वो वहां पे हैं भी। नेक्स्ट इज डस्क।
To Gatsby's mind was the hour of the defeated. Now what is the meaning of this? Gatsby के लिए जो dusk था वो एक तरीके से हार का टाइम था. He sympathized with them, men and women who fought and lost in life's battle, who came forth in the gloomy hours of dusk, when their shabby clothes and unhappy eyes might pass unnoticed. So अब जो Gatsby थे उनके लिए जो डस्ट था वो द आवर ऑफ द डिफीटेड, मतलब उनके लिए ऐसा था कि वो एक बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट या नेगेटिव मोमेंट था उनके लिए. ही सिंपैथाइज विद देम, तो जितने भी मैन और वुमेन थे जो कि मतलब हु लॉस्ट इन लाइफ्स बैटल. यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जब आप कभी कहीं पे जाके चुपचाप अकेले जाके बैठ जाते हो, इसका मतलब क्या होता है? दैट मे बी देयर इज सम पेन इनसाइड यू. शायद कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आपको कोई चिंता सता रही है. मे बी देयर इज समवन हु यू लॉस्ट, आपका कोई रिलेशनशिप है जो ब्रेक हो गया है, कोई किसी तरीके का स्ट्रेस है. तो इवनिंग्स में जब आप चुप होके बैठना चाहते हो, बिकॉज इफ यू आर वेरी हैप्पी यू वांट टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, यू वांट टू गो आउट, यू वांट टू पार्टी, बट व्हेन यू आर एक्सट्रीमली साइलेंट इट मीन्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ हैसल गोइंग ऑन इनसाइड यू. तो वो बोल रहे हैं कि ही सिंपैथाइजिंग, वो बोल रहे हैं कि मुझे सिंपैथी हो रही है, दया आती है उन मेन एंड वुमेन को जो कि लाइफ के बैटल में, लाइफ इज अ बैटल राइट, एवरी डे यू हैव टू फाइट टू गो अहेड, यू हैव टू फाइट टू मेक श्योर कि आप क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, आपको अच्छा स्कूल मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आपको अपने सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं, आप क्लास में बहुत ज़्यादा रेनाउंड हो. सो इट्स लाइक अ बैटल, यू हैव टू जस्ट एवरी डे यू हैव टू फाइट अ न्यू बैटल, राइट. सो यहाँ वो बोल रहे हैं जो लोग अपनी लाइफ के इस बैटल में लूज कर चुके हैं, हार चुके हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज कर रहे हैं. हु केम फॉर्थ इन द ग्लूमी आवर ऑफ डस्क, और ये लोग वो लोग हैं जो कि इस ग्लूमी एकदम जो सैडनेस वाली फीलिंग के टाइम पे ये लोग आए हुए हैं. विद व्हेन देयर शैबी क्लोथ्स एंड अनहैप्पी आईज माइट passed unnoticed, जहाँ उनके जो शैबी क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स विच आर नॉट प्रॉपरली केयर्ड फॉर, मतलब जहाँ उनके अनआयर्न क्लोथ्स हैं या अच्छे हैं नहीं, मतलब सही तरीके से नहीं हैं, प्लस उनकी जो एकदम सैड आईज हैं वो कोई नहीं देख पाएगा, अंधेरे में कोई क्या देख पाएगा. तो जब वो वहाँ बैठे हैं तो ना कोई उनके कपड़ों पे ध्यान दे रहा है, ना उनकी अनहैप्पी आईज को कोई देख रहा है. तो वो उनके लिए ये जो डस्क का एक जो आवर है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा सैडनेस वाला है, ग्लूमी वाला है. उनको लगता है जितने भी लोग उस वक्त वहाँ पे आए हैं उनके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेस है, स्पेशली व्हेन दे आर सिटिंग अलोन, टायर्ड एंड विथ सैडनेस ऑन देयर फेसेस. And just beyond, on the other side of where he sat, were rows of windows from which shone bright lights that cut through the darkness of the evening, forcing it away. और जहाँ वो बैठे थे, just beyond, on the other side of where he sat. So suppose if he is sitting here, so exactly on the other side were rows of windows from which shone bright lights. मतलब वहाँ पे buildings थी जिनके windows से bright lights चमक रही थी, that cut through the darkness of the evening. जो रात एकदम जो अंधेरी रात हो रही थी, जो एकदम मतलब कालापन छाया हुआ था, वो उसको काट दे रहा था. फोर्सिंग इट अवे, क्यों? आप जैसे कोई लाइट ऑन करते हो तो अचानक से डार्कनेस चली जाती है. सो वो कह रहे थे कि जब सामने वाली बिल्डिंग की जो खिड़कियों पे लाइट जल रही है वो ऐसा लग रहा है इस डार्कनेस को दूर भगा रही है. To Gatsby's mind, it seemed that these brilliant lights marked the abodes of those people who had never had to admit defeat through life's struggles. अब Gatsby के लिए क्या है कि ये जितने भी ब्रिलियंट लाइट्स हैं जो कि है जो इन घरों में जल रही है, अबोर्ड का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब आपका घर. सो उसके हिसाब से जो ब्रिलियंट लाइट्स हैं जो इन लोगों के घरों में जल रही हैं, शायद इन लोगों ने कभी हार को देखा ही नहीं है, शायद इन लोगों के लाइफ में कभी अनहैप्पीनेस आई ही नहीं है. Thus did Gatsby's mind imagine these things as he sat on that bench in the near deserted sidewalk. तो वो यही सारी चीजें सोच रहे थे जब वो उस sidewalk पे एक चेयर पे बैठे हुए थे, एक बेंच पे बैठे हुए थे, and he was thinking about all these things, about the people, about the places and whatnot. On the bench by his side sat an old elderly gentleman with drooping shoulders, but there was a certain daring in his face. So उनके बगल में उस बेंच पे एक elderly gentleman बैठे थे, मतलब एक बूढ़े आदमी बैठे थे, with drooping shoulders, मतलब जिनके झुके हुए shoulders थे. But there was a certain daring in his face, लेकिन उनके face पे एक daring था.
His clothes were not shabby but would not expect him to wear a carnation in his buttonhole. तो उनके जो क्लोथ्स थे वो ऐसे शैबी नहीं दिख रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब से नहीं दिख रहे थे. But one would not expect him to wear a carnation. Carnation, a type of flower that was pinned through the buttonholes of the collars of the stylish and fashionable gentlemen in the 19th and 20th centuries. So carnation एक फ्लावर होता है जिसको 19th और 20th century में जो जेंटलमैन होते थे वो अपने बटन होल, मतलब यहाँ जो बटन्स होते हैं उसमें वो यहाँ पे लगाते थे. तो जैसे हमारे नेहरू जी थे ना, नेहरू जी लगाते थे रोज फ्लावर, उसी तरीके से वो भी लगाया करते थे. तो मतलब ऐसे शैबी क्लोथ्स नहीं थे उनके जो एल्डरली जेंटलमैन थे, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं थे कि वो कार्नेशन लगा के घूमेंगे. Gatsby imagined him returning to a home circle where nobody cared for him. He got up and walked away. अब गॉट्सबी जो है वो तो हर चीज को देख के इमेजिन कर रहा है. तो उन्होंने क्या इमेजिन किया? उन्होंने इमेजिन किया कि ये जरूर जो है ना ये एक वापस अपने घर जा रहा है. होम सर्कल का मतलब है फैमिली एंड फ्रेंड्स. ये अपने फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ जा रहा है जहां शायद इसका कोई ख्याल नहीं रखता, जहां किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनको देख के ऐसा लग रहा है. He got up and walked away. Now this elderly gentleman, he got up and he left. He walked away. His figure vanished slowly into the shadows. His place on the bench was soon taken by a young man, fairly well dressed, but with a sour look on his face. तो वो जैसे ही वहां चले गए, अब अंधेरा था तो वो अपने मतलब आगे बढ़ते बढ़ते शैडोज में वो खो गए. अब जैसे ही वो वहां से गए तो तुरंत थोड़ी ही देर में उनकी जगह पे एक यंग मैन आके बैठा जिसने फेयरली वेल ड्रेस था, अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उसके फेस पे एक सावर लुक था. सावर मतलब क्या है? बहुत ही उलझा हुआ लुक, बहुत परेशान लुक. अ डिसअपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड एंड अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन, मतलब एकदम जैसे हारा हुआ, बहुत दुखी जैसा. He uttered an angry grunt as he flung himself into the seat. तो जैसे वो बैठा तो एकदम ऐसे जैसे अपन एकदम हार के हताश होके कैसे हो जाते एकदम, तो ऐसे करते हुए वो flung into the seat मतलब जोर से उस सीट पे बैठा. You don't seem to be in a good temper, said Gatsby. अब गॉट्सबी जो है इतनी सारी बातें, मतलब वो बिना किसी से बात किए इतना सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई बगल में बैठा था तो उन्होंने बात की. क्या बोला? आप सही टेम्पर में नहीं लग रहे, मतलब आपका मूड थोड़ा खराब लग रहा है. The young man turned to him and said, "You wouldn't be in a good temper if you are in the fix I am in." Now here what did he say? Young man turned to him and said. तो वो उनकी तरफ मुड़ा और उसने क्या कहा? You would not be in a good temper. मतलब आपका भी जो दिमाग है वो एकदम खराब होगा, या आपका भी जो मूड है वो बहुत ज्यादा अपसेट होगा. If you are in the fix I am in. If you are in the fix I am in. In the fix मतलब if you were in the problem that I am in, तुम अगर उसी उलझे हुए, मतलब जो बोलते हैं ना, क्या उलझ बुन बोलते हैं, उधेड़ बुन में अगर आप होते, उसी प्रॉब्लम में आप होते जिस प्रॉब्लम में मैं था, तो शायद आप भी इतने ज्यादा रिलैक्स नहीं होते. I have done the silliest thing ever in my life. मैंने अपनी दुनिया की, मतलब पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी करी है. What have you done? asked Gatsby. अब कोई भी पूछेगा ना क्या किया ऐसा आपने. Came up to London this afternoon. Thought of staying at Pentagonian Hotel in Berkshire Square, said the young man. उसने बोला मैं आज ही लंदन आया, आज ही दोपहर में मैं लंदन आया हूँ और मैंने सोचा कि मैं पेंटागोनियन होटल जो कि बर्कशायर स्क्वायर पे है वहाँ पे रहूँगा. When I got there, I found that it had been pulled down. जब मैं वहाँ पे गया तो पता चला कि वो जो होटल है उन लोगों ने बंद कर दिया. Pulled down का मतलब क्या होता है कि वो होटल जो है अब बंद हो चुका है. In the place of the hotel, a cinema theater had come up. और उस होटल की जगह एक सिनेमा थिएटर आ गया है. The taxi driver took me to another hotel some way off where I could stay. तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने मुझे थोड़ा आगे लेके गया वो, और एक और जगह, मतलब थोड़ा आगे जो है एक और होटल था, वो मुझे वहाँ पे लेके गया. I at once sent a letter to my people giving them the address. और तुरंत मैंने जो मेरे घर वाले थे, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स थे, उनको लेटर भेजा कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ. Then I went out to buy some soap. I had forgotten to pack any and I hate using hotel soap. उसके बाद क्या हुआ, मेरे को होटल सोप यूज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोप लेने के लिए मार्केट गया क्योंकि मैं सोप ही लेना भूल गया था. Then I strolled up a bit, had a drink at a bar and looked at the shops. फिर मैं थोड़ा चला, एक ड्रिंक ली मैंने और उसके बाद मैं शॉप्स में सोप ढूंढने लग गया. When I turned my steps back to the hotel, I suddenly realized that I did not remember the name of the hotel or even what street it was in.
अब जब मैं वापस होटल की तरफ जाने लगा तब मैंने रियलाइज किया कि ना मुझे होटल का नाम याद है और ना मुझे वो जो सड़क थी जिसपे वो होटल था उसका नाम याद है. I have no friends in London. I can write to my people for the address, but they will get my letter only tomorrow. अब उसने बोला मेरा यहाँ पे कोई भी मेरे मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, और अगर जिन लोगों को मैंने एड्रेस दिया है अपना, अगर मैं उनको वापस लेटर लिखता भी हूँ तो भी एड्रेस मुझे कल तक मिलेगा. So meanwhile I'm without any money. और इस वक्त मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं. Came out with a shilling in my pocket which went in buying the soap and the drink. मैं सिर्फ एक shilling लेके आया था. shilling मतलब क्या होता है? A unit of money which was used in Britain. So Britain में जैसे कुछ change में बस लेके आ गया था और उससे जो है मैंने एक drink खरीदी, एक soap खरीदा and now it's over. So here I am wandering about with 2 pence in my pocket and nowhere to go for the night. तो as of now मैं यहाँ भटक रहा हूँ. मेरे पास सिर्फ 2 pence हैं और मेरे पास कोई जाने की जगह नहीं है. मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा होटल का नाम क्या था, स्ट्रीट का नाम क्या था. तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. The story was followed by a long eloquent pause. I suppose you think I have spun you an impossible yarn, he said. अब यहाँ पे उसने क्या बोला? The story was followed by a long eloquent pause. और जैसे उसने अपनी स्टोरी खत्म करी, eloquent means significant, meaningful, ऐसे लगे जो हम करते हैं ना एकदम कि अब क्या ही बताऊं मैं, क्या कर सकता हूं. सो उस तरीके से उसने एक पॉज लिया. eloquent मतलब बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट. I suppose you think I have spun you an impossible yarn. या अब ये जो है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इडियम है. To spin an impossible yarn. yarn मतलब क्या होता है? ऊन. और उसको spin करना, इसका मतलब क्या है? एक झूठी कहानी बुनना. तो उसने क्या बोला? मुझे लगता है आप यही सोच रहे होगे ना कि मैंने आपको एक झूठी सी कहानी बताई है. Not at all impossible, said Godsby. I remember doing a similar thing in a foreign capital. तो Godsby ने कहा नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल माने जाने वाली है स्टोरी, बिल्कुल भी मतलब. और मुझे याद है मैंने भी एक बार एक फॉरेन कैपिटल में जब मैं गया था, किसी कंट्री में जब मैं गया था, तो मेरे साथ भी यही हुआ था. बट ऑन दैट ओकेजन देयर वर 2 of us. लेकिन उस वक्त जो थे मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक और भी कोई था. वी रिमेंबर्ड लकीली दैट द होटल वाज ऑन अ स्मॉलर कैनल एंड आफ्टर सम सर्च व्हेन वी फाउंड द कैनल वी फाउंड द होटल. तो हमें याद आ गया कि होटल के पास में एक कैनल था छोटा सा. तो क्या हुआ? हमने कैनल ढूंढा, उसके कारण हमें होटल भी मिल गया. सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल जो तुम कह रहे हो. In a foreign city, it would not be difficult. I could go to the council and get help from him. Here, unless I find a decent chap who would believe my story and lend me some money, I'll have to spend the night perhaps on the embankment. अब वो यहाँ क्या बोल रहा है? In a foreign city, it wouldn't be difficult. अब मैं तो अपनी सिटी में हूँ, मैं काउंसिल के पास भी नहीं जा सकता. वो कह रहा है कि फॉरेन सिटी में डिफिकल्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मैं सीधा काउंसिल के पास जा सकता हूँ. काउंसिल मतलब क्या होता है? एन ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय अ कंट्रीज गवर्नमेंट टू लिव इन अ फॉरेन सिटी एंड एड एंड प्रोटेक्ट हिज सिटीजन्स लिविंग देयर. एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे कि आप जाते हो, लेट्स से आप गए लंदन. ओके आप लंदन गए और लंदन में अब आपके पास कुछ भी इश्यू हुआ, आपका पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ इश्यू हुआ, रहने से कुछ इश्यू हुआ, आपका कोई थेफ्ट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप वहां पे क्या करोगे? इंडिया तो है नहीं, तो अब आप वहां पे क्या करोगे? एक काउंसिल के पास जाओगे. काउंसिल वहां पे कौन होगा? काउंसिल मतलब वो एक इंडियन होगा जो इंडियन सिटीजन्स को एक फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करता है, जहां पे आप उसके पास जा सकते हो अगर आपको कोई भी इश्यू होता है. तो उसने बोला अगर फॉरेन कंट्री होता तो मैं काउंसिल के पास जाता, उससे हेल्प मांग लेता. लेकिन हियर unless I find a decent chap who would believe my story and lend me some money. लेकिन अब क्योंकि मैं अपनी ही कंट्री में हूँ, तो जब तक मुझे कोई एक सही अच्छा आदमी नहीं मिलता जो मेरी स्टोरी पे बिलीव करे और मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे, मुझे लगता है आज की रात मुझे एम्बैंकमेंट पे ही गुजारनी पड़ेगी. एम्बैंकमेंट मतलब क्या है? एन एरिया इन लंदन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर थेम्स. मतलब रास्ते में जमीन पे ही सोना पड़ेगा मुझे. Have you got the soap with you? Godsby asked. तो Godsby ने क्या पूछा? Godsby इंटेलिजेंट था. उसने कहा अच्छा तुमने सोप खरीदा है ना, सोप दिखाओ. The young man at once sat forward, felt rapidly in the pockets of the overcoat, and then jumped to his feet. I must have lost it, he muttered angrily.
तो यंग मैन जो था, जैसे उसने पूछा अच्छा सोप तो तुमने खरीदा था ना, सोप दिखाओ, तो वो एकदम से आगे की तरफ गया, उसने अपनी पूरी जो थी जेबें टटोली और उसके बाद एकदम से खड़ा हो गया। उसने गुस्से में बोला अरे यार मेरे से शायद घूम गया होगा, आई मस्ट हैव लॉस्ट इट, ही मटर्ड एंग्रीली। उसने धीरे से जो है गुस्से में बोला अरे मैंने घुमा दिया होगा। Godsby said, the weak point in your story is that you are unable to produce the soap. To lose a hotel and a cake of soap on one afternoon suggests willful carelessness. उसने बोला तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी थी, तुम्हारी स्टोरी एकदम बिलीवेबल थी, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तुमसे, तुम्हारे पास सोप नहीं है। अब एक ही आफ्टरनून में होटल भी लूज कर देना और केक ऑफ सोप भी लूज कर देना। नाउ दिस लुक्स लाइक अ विलफुल केयरलेसनेस। व्हाट इज विलफुल केयरलेसनेस? डेलिबरेटली कुछ किया गया है, जानबूझ के अगर कोई केयरलेसनेस की हो उसे बोलते हैं विलफुल केयरलेसनेस। When the young man heard this remark, he hurried away from the path, his head held high. तो जैसे ही उसने ये सुना, उसने जो कहा बेसिकली वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, तो वो वहां से जल्दी में चलता हुआ निकल गया, एकदम अपना सर को एकदम ऐसे हेड हेल्ड हाई, मतलब कि जैसे कि वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है मत विश्वास करो मुझ पे करके वो चला गया वहां से। It was a pity, Godsby thought with a smile. The going to get one's own soap was the one convincing touch in the whole story, and yet it was just that little detail which didn't help him. अब वो वापस गॉड्सबी जो है स्माइल करते हुए सोच रहा है कि उसकी पूरी स्टोरी में एक ही चीज थी जो उसकी मतलब कोई भी उसकी स्टोरी पे बिलीव कर लेता, वो क्या था? उसका केक ऑफ सोप। अगर उसके पास वो सोप होता तो कोई भी उसकी स्टोरी पे बिलीव कर लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लिटिल डिटेल उसके पास नहीं थी, उसकी मदद नहीं हो पाई। If he had been clever enough to provide himself with a cake of soap, wrapped and sealed at a chemist's counter, he would have been a genius in his profession. अब वो सोच रहा है ये जरूर कोई ठग है, ओके बेसिकली ये जरूर कोई जो है चीटर है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है पैसे लेने के लिए। अगर वो थोड़ा समझदार होता तो वो क्या करता, किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाता और एक छोटा सा सोप जो है ना उसको रैप करा लेता और अपने पास रखता ताकि वो इसको सबूत के तौर पे दिखा पाए, लेकिन उसने किया नहीं, वरना तो वो जीनियस होता अपने प्रोफेशन में। With this thought, Godsby got up to go, and as he did so, he let out an exclamation of surprise and sympathy. तो अब यही सोचा उसने, हंसा कि कैसा आदमी था, थोड़ा इंटेलिजेंट होता तो शायद अच्छा जो है कॉनमैन होता। और वो जैसे ही उठा तो उसकी नज़र किस पे पड़ी? वहां पे अचानक से, मतलब उसने किसी चीज को देखा, उसके फेस पे एकदम सरप्राइज आ गया और दया भी आ गई। Lying on the ground under the bench was a small oval pocket wrapped and sealed. वहाँ पे ग्राउंड में बेंच के नीचे जो है एक छोटा सा ओवल पैकेट था जो कि रैप्ड था और सील्ड था। It was a cake of soap. और वो क्या था? वो एक साबुन का केक था। It must have fallen out of the young man's overcoat pocket when he flung himself down on the seat. और गॉड्सबी ने क्या सोचा कि जब वो जोर से बैठा था तो शायद उसकी पॉकेट से निकल के नीचे गिर गया होगा ये सोप केक। The next moment, Godsby was running along the dust-covered path in anxious search for the youthful figure in a light overcoat. और अगले ही मोमेंट गॉड्सबी जो है भागते हुए कहाँ जा रहा था? उस यंग मैन को ढूंढने के लिए जो कि जिसने उसको ये सारी स्टोरी सुनाई थी और उसको लगा कि नहीं ये तो बिलीवेबल भी नहीं है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि वो सच कह रहा था, तो वो उसकी सर्च में दौड़ने लग गया। He nearly gave up the search when he caught sight of him standing on the border of a carriage drive. तो उसने सोचा अब तो मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो बस अपना सर्च गिव अप ही करने वाला था, तभी उसने देखा कि वो जो यंग मैन था ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ अ कैरियज ड्राइव, मतलब एक कैरियज ड्राइव के बॉर्डर पे वो खड़ा हुआ था। गॉड्सबी हेल्ड हिम, गॉड्सबी ने उसको जाके रोका। हेल्ड मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना, रोकने के लिए। The important witness to the truth of your story has turned up. उसने बोला कि तुम्हारी जो स्टोरी जिसको मैंने बिलीव नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? बिकॉज तुम्हारे पास केक ऑफ सोप नहीं था, लेकिन वो विटनेस जो है वो वापस मिल चुका है, सेड गॉड्सबी होल्डिंग आउट द केक ऑफ सोप। और उसने दिखाया कि ये देखो तुम्हारा केक ऑफ सोप गिर गया था। It must have slid out of your overcoat pocket as you sat down on the seat. मुझे लगता है जब तुम बैठे थे तो तुम काफी जोर से बैठे थे, उसकी वजह से वो शायद बाहर टपक गया होगा। I found it on the ground after you left. जब तुम चले गए उसके बाद मुझे ग्राउंड पे मिला। I didn't believe your story. You must excuse me for that. मैंने तुम्हारी स्टोरी पे बिलीव नहीं किया, इसलिए प्लीज तुम मुझे उस चीज के लिए माफ कर दो।
But the appearance of the soap changed everything and now my doubts are gone. If the loan of a sovereign is any good for you. उसने बोला लेकिन जैसे ही मुझे एक केक सोप दिखा तो मेरे सारे डाउट्स जा चुके थे, मैं तुम्हारी स्टोरी पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ, मेरे पास इस वक्त एक सोवरेन है, अगर if that helps you. The young man took the coin and hastily pocketed. उसने तुरंत वो कॉइन लिया और तुरंत उसने अपनी जेब में रख लिया. ओके, सो सोवरेन क्या है? इट्स लाइक सोवरेन एक ओल्ड ब्रिटिश कॉइन है जो ऑलमोस्ट 1 पाउंड के जितना बराबर होता है, 70-80 रुपीज. Here is my card with the address. Continued Godsby. Any day this week you can return the money and here is the soap. Don't lose it again. It's been a good friend to you. उसने बोला ये मेरा कार्ड है और इसमें मेरा नाम और एड्रेस लिखा हुआ है. इस वीक में कभी भी आके तुम मुझे ये पैसे वापस कर सकते हो. और ये रहा तुम्हारा केक सोप. इसको आप वापस मिस मत करना. ये तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है. इसकी वजह से मैं तुम्हारी स्टोरी पे बिलीव कर पाया. Luckily you found it, said the young man, and blurting out a word or two of thanks, he fled. उसने बोला thank God आपको ये मिल गया. उसने thank you बोला और वो वहां से भाग गया. Poor boy, he nearly broke down, said Godsby to himself. So Godsby ने क्या कहा? ओ बेचारा लड़का, मतलब एकदम रोने जैसी हालत हो गई थी इसकी. As Godsby retraced his steps past the seat where the drama had taken place, he found an elderly gentleman poking the ground with a stick beneath the seat and realized that it was his earlier fellow occupant. अब क्या हुआ? जैसे ही Godsby retraced his steps, मतलब वो वापस गया जहाँ पे ये पूरा ड्रामा हुआ था, मतलब वो वापस उसी बेंच पे गया जहाँ पे वो बैठा था, जहाँ ये सारा पूरा इंसिडेंट हुआ. He found an elderly gentleman poking the ground with a stick. उसने देखा एक एल्डरली जेंटलमैन थे जो अपनी स्टिक से ऐसे ग्राउंड को मार मार के देख रहे थे. Beneath the seat, सीट के पीछे, सीट के आगे, and realized that it was his earlier fellow occupant. और उसने रियलाइज किया कि ये जो है ये तो वही थे जो ये जो यंग मैन से पहले जो एल्डरली जेंटलमैन आके बैठे थे, ये तो वही थे. तो उसने पूछा Have you lost anything, sir? उसने पूछा क्या आपका कुछ घूम गया है? Yes, sir. A cake of soap. उसने बोला हाँ सर, a cake of soap. So, what did you understand? The young man was actually a con man. It was a wrong story. It was a foul story. उसने सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए जो है ये स्टोरी बनाई थी. और ये जो केक सोप उसे मिला था गॉड्सबी को, जिसकी वजह से उसे लगा उस यंग मैन की स्टोरी सच है, वो एक्चुअली में उस एल्डरली जेंटलमैन का था जिसको उसने लगा कि अरे नहीं नहीं ये तो उस यंग जेंटलमैन का है, जाके उसने उनको दे दिया था. सो यहाँ पे सबसे बड़ा बेवकूफ कौन बना? गॉड्सबी बना. सो दैट्स इट, दैट इज आवर स्टोरी. और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स. बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं. डू नॉट वरी अबाउट इट. डोंट गो कि भैया कितने लंबे लंबे आंसर्स हैं, ऐसे कोई लंबे आंसर्स नहीं है. लेकिन बस कॉन्सेंट्रेट करना है, समझना है, और मेरे साथ अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आंसर्स याद भी हो जाएंगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर, व्हाई डिड गॉड्सबी कॉल डस्क द आवर ऑफ द डिफीटेड? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गॉड्सबी ने ये जो डस्क है, जो शाम का जो वक्त होता है, इसको बोला था द आवर ऑफ द डिफीटेड, मतलब एक हारा हुआ सा समय. ऐसा क्यों कहा था? गॉड्सबी कॉल्ड डस्क the hour of the defeated because of the way in which men and women who were victims of life and lost in some way were able to come out without fear of being spotted. अब इस आंसर को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये जो है द आवर ऑफ द डिफीटेड का मतलब क्या है? ये वो जो घंटा है, ये वो आवर है जिसमें जो हारे हुए लोग होते हैं, जो लाइफ के बैटल्स में थक चुके हैं, हार चुके हैं, उस वक्त शाम को वो निकलते हैं ताकि लोग उनकी आंखों में जो नमी है वो ना देख पाएं, सैडनेस है जो उसे ना देख पाएं, उनके जो बिखरे हुए बाल हैं या उनके शाबी क्लोथ्स हैं उस पर उनकी नज़र ना जाए. क्यों? क्योंकि अब उनको कुछ करने का मन नहीं है, क्योंकि वो हारे हुए से फील कर रहे हैं, वो दुखी हैं, वो सैड हैं, वो ग्लूमी एक इन्वायरमेंट में है. इसीलिए वो इस वक्त बाहर आ पाते हैं. बाहर आने के बाद मतलब उनको कोई डर नहीं होता कि कोई उन्हें देख लेगा. इसीलिए कहा है दिस आर ऑफ द डिफीटेड. डिफीटेड मतलब द मेन एंड वुमेन हु आर डिफीटेड, हु हैव लॉस्ट इन द बैटल ऑफ लाइफ. ओके, अब इस आंसर को हम फिर से समझेंगे. गॉड्सबी कॉल्ड अस द आवर ऑफ द डिफीटेड बिकॉज, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया.
बिकॉज ऑफ द वे इन विच मैन एंड वुमेन, वो तरीका, वो वे जिसमें मैन और वुमेन जो होते हैं, जो विक्टिम्स हैं लाइफ के, विक्टिम्स ऑफ लाइफ मतलब जो लाइफ के बैटल में हार चुके हैं, वो विक्टिम हैं, एंड लास्ट इन सम वे, लेकिन वो किसी तरीके से बच गए हैं, मतलब वर एबल टू कम आउट विदाउट फियर ऑफ बीइंग स्पॉटेड, जो इस सिर्फ यही एक टाइम होता है जिसमें ये बाहर आ पाते हैं विदाउट फियर ऑफ बीइंग स्पॉटेड, जिसमें उन्हें डर नहीं लगता कि कोई उन्हें देख लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the bright lights represent to Gatsby? ये जो bright lights हैं ये Gatsby को क्या represent करती थी? So to Gatsby the bright lights represent the resistance of those people who had never had to admit defeat through life's struggles. अब यहाँ क्या है, Gatsby के लिए bright lights जो उन्होंने बोला था, जैसे वो यहाँ बैठे थे तो सामने जो है, जो पूरी बिल्डिंग की जो विंडोज थी, उन विंडोज में से बहुत ब्राइट लाइट्स आ रही थी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी रेजिस्टेंस ऑफ दोज पीपल, वो लोगों को हु हैड नेवर हैड टू एडमिट डिफीट थ्रू लाइफ स्ट्रगल्स, मतलब वो उन लोगों का जो है रेसिडेंस जो है, इट्स नॉट रेसिस्टेंस इट्स रेसिडेंस, DENCE, रेसिडेंस का मतलब होता है वो उन लोगों के घरों को रिप्रेजेंट कर रही थी, ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ की स्ट्रगल में कभी हार नहीं देखी है, जो बिल्कुल खुश हैं, बिंदास हैं, बहुत ज़्यादा सुखी हैं, जिन्होंने किसी तरीके का कोई सैडनेस नहीं देखा, इसलिए उनके घरों में इतनी ब्राइट लाइट्स चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द ओल्ड मैन्स अपीयरेंस। अब जो वो ओल्ड मैन था कैसे थे, उसके शोल्डर्स कैसे थे, ड्रूपिंग शोल्डर थे, लेकिन उसके फेस पे क्या था, एक करिश्मा था, मतलब एक बहुत ही ज्यादा उनके जो फेस था उस पे मतलब यू नो एज इफ इट वाज वेरी ब्राइट। So the old man had drooping shoulders, पहली तो पॉइंट क्या हो गया कि उनके drooping shoulders थे। His clothes were not shabby, उनके clothes shabby नहीं थे, लेकिन ऐसे भी नहीं थे कि वो जो है एक फूल वगैरह लगा के घूमे। By his face it seemed as if he was returning to a family where nobody cared for him, और जब वो वहां से जा रहे थे तो उनके फेस को देख के लग रहा था वो एक ऐसी फैमिली की तरफ जा रहे हैं जहां कोई उनका ख्याल नहीं रखता, जहां किसी को उनकी परवाह नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया that the man had drooping shoulders, second his clothes were not shabby, and third thing by his face it seemed that he was returning to a family where nobody cared for him. Okay, देख लेते हैं। So how did the young man say he would be able to find the address of the hotel? Why didn't he use this method? अब young man ने जब उन्हें बताया, पूरी अपनी स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक तरीका है जिससे वो अपने होटल का एड्रेस ढूंढ सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस एड्रेस को ढूंढने के तरीके को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने बोला ये तरीका वो यूज नहीं करना चाहते। क्या तरीका था वो? द थिंग इज दैट उन्होंने कहा कि जैसे ही वो शिफ्ट हुए थे तो उनके जो फ्रेंड्स और फैमिली थे उनको उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने प्रॉपर एड्रेस भेज दिया था। अब अगर वो उनसे कनेक्ट करके लेटर के थ्रू जो है एड्रेस वापस मंगवाते भी हैं तो भी उसको वो कब तक पहुंचेगा? अगले दिन तक पहुंचेगा, विच मीन्स आज रात जो पूरी रात है उनको जो है सड़क पे बितानी पड़ेगी। इसीलिए ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड। ओके, तो ये हम आंसर देख लेते हैं। Young man said that he could write to his people for the address and in this way he would be able to find the address of the hotel. तो young man ने क्या कहा कि वो लिख सकता है अपने लोगों को एड्रेस के लिए, एड्रेस मांगने के लिए एक लेटर लिख सकता है और इस तरीके से उसको होटल का एड्रेस मिल जाएगा। He did not use this method because his people would get his letter only tomorrow. और वो ये लेटर इसलिए यूज नहीं करना चाहता था, ये मेथड इसलिए यूज नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है जिनको भी वो लेटर भेज रहा है उनको वो लेटर मिलेगा कल, उसके बाद वो उसको रिप्लाई करेंगे, विच मीन्स दैट उसको आने वाली एक दो रातें जो है उसको सड़क पे बितानी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ फॉरेन सिटी इट वुडंट बी सो डिफिकल्ट, व्हाट डज इट in the sentence refer to? Why is it easier in a foreign city? Now ये जो लिखा हुआ in a foreign city it would not be such a big problem. It मतलब जैसे अगर आप एड्रेस भूल गए हो या आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो in the sentence
इट मीन्स टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द होटल। ये जो एड्रेस ढूंढने की जो प्रॉब्लम है, ये फॉरेन सिटी में अगर वो होते तो वो इजीली काउंसिल के पास चले जाते। सो टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द होटल का मतलब है इट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट इजियर इन अ फॉरेन सिटी? फॉरेन सिटी में इसीलिए इजी होता है बिकॉज यू कैन इजीली गो टू द काउंसिल और वो आपको हेल्प कर सकते हैं। इट इज इजियर इन अ फॉरेन सिटी एज वन कैन गो टू द काउंसिल एंड गेट हेल्प फ्रॉम हिम। आप इजीली काउंसिल के पास जा सकते हो और वहां आपको हेल्प मिल जाएगी। क्लियर विद द आंसर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, he would have been a genius in his profession. What did Gatsby think that the young man's profession was? अब यहाँ पे जब उसने बोला था कि वो अगर जो है ये केक का जो सोप, मतलब सोप, केक सोप जो है, अगर वो उसके पास मिल जाता, अगर वो थोड़ा भी इंटेलिजेंट होता तो वो क्या करता, किसी केमिस्ट के पास जाके एक सोप ले लेता और वो जो है अपने पास रख लेता, क्योंकि उसको कुछ प्रूफ चाहिए। तो अगर वो ये कर पाता तो वो अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता। कौन सा प्रोफेशन? लोगों को झूठी कहानियाँ बताने का प्रोफेशन, जहाँ पे आप लोगों को झूठ बता रहे हो, फॉल्स स्टोरीज दे रहे हो, उन्हें कौन कर रहे हो, मतलब उनको ठग रहे हो। ठीक है। सो गॉट्सबी थॉट दैट द यंग मैन्स प्रोफेशन वॉज to narrate false stories and make money from innocent people। क्या था? गॉट्सबी को लगा कि वो जो लड़का था, यंग मैन था, उसका काम क्या था? लोगों को false stories मतलब झूठी कहानियां नरेट करना and make money from innocent people, और जो बहुत ही innocent लोग होते हैं, जो लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनसे पैसे निकलवाना। ओके, नेक्स्ट क्या है? My doubts are gone। What were Gatsby's doubts and how did they go? तो जब गॉट्सबी ने बोला माई डाउट्स आर गॉन, क्या हुआ था ऐसा कि जैसे ही वो यंग मैन चला गया वहां से, तब उसने देखा कि वहां पे एक छोटा सा केक ऑफ सोप पड़ा था। केक ऑफ सोप क्या होता है? जो सोप की बट्टी होती है ना, उसको केक ऑफ सोप कहते हैं। तो वहां पे एक केक ऑफ सोप पड़ा था। अब उसको लगा अरे वो बंदा तो जो था वो सही कह रहा था, वो लड़का जो था, वो यंग मैन जो था वो सही कह रहा था, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। एंड जब वो उसके पास उसे ढूंढते हुए गया तो उसने बोला ये रहा तुम्हारा केक ऑफ सोप और आई एम सॉरी, मेरे सारे डाउट्स जा चुके हैं। और उसने उसको एक सोवरेन दिया विच वॉज ऑलमोस्ट लाइक 1 पाउंड, और उसने कहा तो मुझे कभी भी वापस कर देना एंड आई एम सॉरी, आई डिड नॉट बिलीव इन यू। तब उसने ये कहा था माई डाउट्स आर गॉन, मतलब अब मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है। सो इनिशियली उसके डाउट्स क्या थे? Gatsby suspected that the young man was lying and only trying to cheat him. So initially उसने क्या सस्पेक्ट किया था? तो उसको ये लगा कि जो यंग मैन है वो शायद जो है उसे कोई फॉल्स स्टोरी दे रहा है और वो सिर्फ उसको चीट करने के लिए कोशिश कर रहा है। When the young man left, Gatsby found the soap cake on the ground and all his doubts get cleared. तो गॉट क्लियर। तो लेकिन जब यंग मैन जब वहां से चला गया तो गॉट्सबी को वहां पे ग्राउंड पे एक केक ऑफ सोप मिला और उसको लगा वो सही कह रहा था, उसकी बातें झूठी नहीं थी और उसके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। ओके, पुअर बॉय, ही नियरली ब्रोक डाउन। व्हाई डिड गॉट्सबी थिंक द बॉय ब्रोक डाउन? What do you think was the actual reason that the boy looked hassled? अब यहाँ पे उसने बोला बेचारा लड़का, मतलब एकदम रोने जैसी हालत हो गई थी। ब्रोक डाउन मतलब एकदम टूट ही गया था वो। गॉट्सबी को ऐसा क्यों लगा कि द बॉय हैड ब्रोकन डाउन, और एक्चुअल रीजन क्या था जिसकी वजह से लड़का बहुत परेशान हो गया था? The thing is, Gatsby thought the boy broke down because Gatsby neither believed his story nor helped him financially. उसको लगा वो जो लड़का था वो इतना ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था इसीलिए क्योंकि ना गॉट्सबी ने उसकी स्टोरी पे बिलीव किया और ना फाइनेंशियली उसकी हेल्प करी थी। द यंग मैन वॉज नॉट द ओनर ऑफ द सोप केक। और बाद में यंग मैन क्यों परेशान हुआ था एक्चुअली में? क्योंकि वो उस केक सोप का, सोप ऑफ केक का, सॉरी केक ऑफ सोप का ओनर नहीं था, मतलब वो उसका नहीं था। एंड हाउ डिड गॉट्सबी फाइंड इट बिलो द बेंच? ओके, और उसको नहीं पता उसको कहां से मिला। आई थिंक दिस वॉज द एक्चुअल रीजन दैट द बॉय लुक्ड हैसल। तो बॉय को लगा यार ये सोप केक कहाँ से आ गया, उसको लगा जो भी है पैसा मिल गया, भागो यहाँ से। सो दैट इज वाई ही वॉज हैसल्ड। ओके, तो एक बार हम ये आंसर फिर से चेक करते हैं। गॉट्सबी थॉट द बॉय ब्रोक डाउन बिकॉज गॉट्सबी नीदर बिलीव्ड हिज स्टोरी नॉर हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली। और दूसरा चीज क्या है, वो जो यंग मैन था ही वॉज नॉट द ओनर ऑफ द केक, soap cake. Then how did Gatsby find it below the bench?
देन हाउ डिड, तो फिर गॉड्सबी को जब उसको लगा, जब मेरे पास तो केक सोप ऑफ केक था ही नहीं, केक ऑफ सोप था ही नहीं, तो ये उसको नीचे कहाँ से मिला, तो इसको सोच के वो हैसल था, परेशान था। नेक्स्ट है अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट। In literature, the setting of a story refers to the time, place and background in which the story is set. This story is set against the background of dusk. अब ये setting आपको पता है, setting का मतलब होता है लोकेशन। जैसे कोई भी स्टोरी, जैसे हैरी पॉटर की अगर हम बात करें तो हैरी पॉटर पार्ट 1 की जो स्टोरी है उसमें क्या है, वी टॉक अबाउट डर्सलीज हाउस, वी टॉक अबाउट हॉगवर्ट्स, वी टॉक अबाउट किंग स्टेशन, किंग क्रॉस स्टेशन। तो ये डिफरेंट लोकेशन है, ये सेटिंग है उस पर्टिकुलर स्टोरी की। ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी एक पार्क में हुई है जिसमें जो बैकग्राउंड है वो क्या है, डस्क है, शाम का समय है। तो यहाँ पे हाउ डज द सेटिंग अफेक्ट द ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी। क्या सेटिंग अगर मान लो दोपहर का टाइम होता, एकदम बड़ा ऐसा मॉर्निंग का टाइम होता, तो क्या सेम इफेक्ट आता स्टोरी पे? बिल्कुल नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए रात का टाइम है और तभी वो ढूंढ रहा है, वरना तो यूं नीचे देखेगा और सोप का किट, उसका जो केक ऑफ सोप है वो मिल जाएगा। तो जो सेटिंग बनाई जाती है स्टोरी की वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है ताकि आपका जो कैरेक्टर्स हैं प्लस आपका जो प्लॉट है स्टोरी का वो उसके हिसाब से चल पाए। ओके, द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग डस्क। दिस एड्स टू द मूड एंड सेटिंग ऑफ द स्टोरी। इससे क्या है, पूरा मूड और सेटिंग जो है वो ऐड हो रहा है। इट मेक्स द एटमॉस्फेयर अपीयर सीरियस एंड सोबर, दस इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू टेक प्लेस। इससे पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम शांत है और बहुत ज़्यादा जो है सीरियस लग रहा है, सोबर लग रहा है, जैसे कि एकदम, और ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। It sets the tone of the story and prepares us for the strange events that take place. और इसमें क्या है, पूरी स्टोरी की टोन सेट हो रही है, हमें लग रहा है अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, और हमें पूरा जो प्लॉट है वो समझ में आने लग जाता है। दैट इज वाई जो ये सेटिंग है ये पूरे ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो है स्टोरी का उसको इफेक्ट करती है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज इट अफेक्ट नॉर्मन गॉड्सबी। अब ये जो डस्क है, ये जो सेटिंग है, ये नॉर्मन गॉड्सबी को कैसे अफेक्ट करती है। नॉर्मन गॉड्सबी is of the view that dusk is meant for those who have been defeated by life and therefore can come only after sundown, so that they remain hidden and invisible from the world, especially for those people who are fortunate and who have no cares. सो गॉड्सबी के हिसाब से शाम का वक्त वो वक्त है जहाँ पे जो लोग हारे हुए होते हैं जिंदगी से, वो लोग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जो है लोगों से, पूरी दुनिया से छुप के कहीं जाके बैठ जाते हैं। स्पेशली किन लोगों से छुपते हैं, उन लोगों से जो लोग बहुत लकी हैं और जिनके पास कोई भी परवाह नहीं है लाइफ के लिए। Thus, it puts him in a serious mood, और इसी की वजह से वो उन्हें एक सीरियस मूड में डाल देता है। While he is sympathetic towards those he regards as defeated. अब जहां वो बोल रहा है ऐसे लोग, men and women जो कि लाइफ के बैटल में हार चुके हैं, defeated हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा sympathetic फील कर रहा है। Dusk makes him distrustful and wary of the people around him. लेकिन at the same time जो शाम का वक्त है वो उसके अंदर एक तरीके से डिस्ट्रस्ट लेके आ जाता है लोगों के लिए। वो हर किसी पे विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि अंधेरा है, आपको नहीं पता कौन आपको जो है कोई फॉल्स स्टोरी देके ठगने के लिए आया है, कोई आपके ऊपर अटैक कर देगा। सो ही डजंट ट्रस्ट पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ आवर। Irony is a figure of speech in which words are used in a way such that the intended meaning is the opposite of the actual meaning. जैसे आप कहो कि जैसे कोई है और वो बहुत ही shabby clothes पहन के, आपने बोला वाह क्या कपड़े पहने। नाउ दिस इज आयरनी। आप जो कहना चाहते हो आप वो नहीं कह रहे हो, आप कुछ और कह रहे हो जिसका मीनिंग कुछ और है, उसे आयरनी कहते हैं। इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ सिचुएशन विच टर्न्स आउट डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप जो हो, ये कोई सिचुएशन पे भी हो सकता है। जैसे सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे उसको लगा वो जो यंग मैन है वो कॉन मैन नहीं है और उसी का सोप गिर गया था, तो उसको लगा इसी का है एंड वो जाके उसको पैसे भी दे देता है और वो ठगा भी जाता है एंड देन ही कम्स बैक। लेकिन बाद में क्या पता चलता है वो तो ओल्ड मैन का था। सो यहाँ पे आयरॉनिकल क्या था, सिचुएशन में आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, कुछ उल्टा ही हुआ।
Right, writers use various elements in their writing to bring out irony in the text. How does the writer bring out the irony in the story using the cake of soap? अब writers जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से irony लाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लाने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टोरी में ये जो केक ऑफ सोप है ये आयरनी कैसे लेके आया है? The cake of soap becomes a tool of irony in this story. Gatsby asks the young man for proof in the form of a cake of soap. जब इनिशियल हमारी स्टोरी चल रही है तो गॉट्सबी उससे क्या बोलता है? प्रूफ दो, दिखाओ वो केक ऑफ सोप. And thus the absence of proof makes Gatsby look very clear, and we see that he feels very pleased with himself for using the idea of the cake of soap to avoid being cheated. लेकिन जब वो young man जो है वो केक का प्रूफ नहीं दे पाता, सोप नहीं दिखा पाता, तो गॉट्सबी को लगता है देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, अपने आप से बड़ा खुश हो जाता है कि देखो मैंने अपने आप को चीट होने से बचाया, ये जो मैन था ये मुझे फॉल्स स्टोरीज दे रहा था और ये सिर्फ मुझसे पैसे ऐंठना चाहता था, तो वो बड़ा प्लीज था. Right, but ironically, the sudden and uncanny appearance of this very cake of soap is the reason that he gets cheated. तो उसको लगता है कि उस केक ऑफ सोप की वजह से वो चीट नहीं कर पाया उसको. क्यों? क्योंकि उसके पास था नहीं. लेकिन ये जो सडन अपीयरेंस हुआ केक ऑफ सोप का, उसी की वजह से वो एक्चुअली ही वाज चीटेड, उसी की वजह से वो वापस जो है चीट हो ही गया. सो यही थी इसमें आयरनी. ओके, अब आते हैं हम ग्रामर पार्ट में. Complete this paragraph with the correct forms of the verbs in brackets. तो यहाँ बेसिकली हमें टेंसेस का सही फॉर्म यूज करना है. विघ्नेश हैज बीन अ गुड आर्टिस्ट एवर सिंस ही वाज अ चाइल्ड. विघ्नेश बचपन से ही, जब से वो छोटा था तब से एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था. एज अ चाइल्ड ही डैश ड्रॉ ऑन वॉल्स, कर्टन्स, शूज, मिरर्स और एनी अदर सरफेस ही डैश फाइंड. तो जब वो छोटा था तब हम पास्ट की बात करें तो हम विल नहीं यूज करेंगे, हम वुड यूज करेंगे. हम क्या बोलेंगे? ही वुड ड्रॉ ऑन वॉल्स, कर्टन्स, शूज, मिरर्स और एनी अदर सरफेस दैट ही. कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कुड. दैट ही कुड फाइंड. ओके. He even dash for art classes every evening after school. अब हमें वो पास्ट की बात कर रहे हैं तो go का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? went. He even went for art classes every evening after school. One day, when he dashed in class, a famous artist who was his teacher's friend dash his work. One day, जब वो क्लास में ड्रॉ कर रहा था, something that was happening in the past, मतलब past continuous tense, तो हम बोलेंगे one day when he was drawing. यहाँ पे क्या आ जाएगा? One day when he was drawing in the class. एक फेमस आर्टिस्ट जो उसके टीचर के फ्रेंड थे, उन्होंने उसे देखा. saw his work. विघ्नेश, he said, you dash very good at this. अब ये भले पास्ट की बात है लेकिन हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं तो हम जैसा उन्होंने कहा होगा वैसे ही बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो इसमें. so you are very good at this. keep practicing and work hard and you dash a successful career as an artist and you will have मतलब तुम्हारा आगे जाके एक अच्छा सक्सेसफुल करियर होगा एज एन आर्टिस्ट. सो ये रहे हमारे आंसर्स. ओके, नेक्स्ट है नाउ विघ्नेश इज स्टडिंग. Now Vignesh is studying at a fine arts college in Mumbai. अब हमने यहाँ पे studying क्यों लिखा है? Because यहाँ पे देखो is लिखा है प्लस यहाँ बात हो रही है now की, मतलब हम present की बात कर रहे हैं और helping verb is दिया हुआ है और हम क्या बोलेंगे? इस वक्त वो पढ़ रहा है. So now Vignesh is studying at a fine arts college in Mumbai. वो चाहता है क्या करना? अब चाहता है जैसे मैं खाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कोई ऐसी चीज जो मैं चाहती हूँ. वो किसी टेंस के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टाइम जिसमें हम यूज करते हैं he wants to be an illustrator for children's books. Every year on his friends' birthdays, Vignesh draws. हर साल. अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो हर साल हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे कि हर साल दिवाली आती है, तो ये एक फैक्ट है. यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. विघ्नेश draws beautiful birthday cards for them and he also practices drawing and coloring using different computer software. Okay, he is dash
for the scholarship to a digital arts program in London next year. अब वो अगले साल लंदन में एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाला है, करेगा. So he is applying. अब यहाँ मैंने ing प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्यों यूज किया है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तब भी आप यूज करते हो जब आप किसी चीज को लेके फ्यूचर में कंफर्म हो दैट यू आर गोइंग टू डू दैट. ओके, प्लस हमें यहाँ पे दिख रहा है इज दिया हुआ है, तो हमें उसके साथ वर्ब लगाना पड़ेगा. We have learned to use will and going to indicate a future event. तो यहाँ हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया. अब हमें पता है कि will और going to हम कब यूज करते हैं? जब हम फ्यूचर इवेंट की बात करते हैं. लेकिन फ्यूचर इवेंट में हम और भी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है. The simple present tense can also refer to a future event. अगर simple present tense जहाँ हम usually facts को बताने के लिए यूज करते हैं या daily activities को बताने में यूज करते हैं, हम उसमें भी future के लिए यूज कर सकते हैं. कैसे? The letter arrives tomorrow. letter कल आता है. अब इसका मतलब क्या है? लेटर कल आता है नहीं हो रहा है, लेटर जैसे कल आ रहा है, the letter arrives tomorrow. लेटर कल आता है. ठीक है. Return the money to me next week. तो यू कैन रिटर्न और यू विल रिटर्न की जगह मैंने बोला अगले दिन, मतलब अगले वीक वापस कर देना. सो यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रही हूँ. अब अगर मुझे सेम फ्यूचर की बात करनी है लेकिन मुझे यूज करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो मैं क्या बोलूंगी? वी आर एक्सपेक्टिंग अ विजिटर ऑन मंडे, और आई एम गोइंग आउट फॉर डिनर टुनाइट, या आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स लेटर इन द इवनिंग. जहां आपका प्रोग्राम पूरा फिक्स्ड होता है वहां भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो. Notice that the simple present and present progressive tenses generally refer to present schedules or plans about future actions, and that there is usually a time expression to indicate this. Usually क्या होता है इनमें time expression आता है tomorrow, next week, और ये majorly confirmed रहते हैं. अब करना क्या है आपको? For each of the sentences, write down sentences as indicated to refer to the same future event. अब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, सुरेश and his friend arrived by the 9:30 PM flight tonight. सुरेश और जो उसका जो फ्रेंड है वो आज रात को 9:30 की जो फ्लाइट है उससे आते हैं. अब इसको तुम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? सुरेश एंड हिज फ्रेंड आर अराइविंग बाय द 9:30 PM फ्लाइट टुनाइट. और अगर इसको हमें गोइंग टू यूज करना है तो हम बोलेंगे सुरेश एंड हिज फ्रेंड आर गोइंग टू अराइव बाय द 9:30 PM फ्लाइट टुनाइट. अगर तुम गोइंग टू यूज कर रहे हो तो वर्ब में फिर ing फॉर्म नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फवाद इज गोइंग टू मेल द ट्रैवल एजेंसी फॉर टिकट्स टू बैंकॉक. अब यहाँ आपको यूज करना है विल. सो फवाद इज गोइंग टू को हटा देंगे, हम लिखेंगे फवाद विल मेल द ट्रैवल एजेंसी फॉर टिकट्स फॉर बैंकॉक. ठीक है, इज गोइंग टू का मतलब होता है करेगा, तो हमने वो पूरा इज गोइंग टू हटा के विल लगा दिया. अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो फवाद इज मेलिंग द ट्रैवल एजेंसी, सीधा क्या हो जाएगा? फवाद विल बी मेलिंग, सॉरी फवाद विल नहीं, इज, फवाद इज मेलिंग द ट्रैवल एजेंसी फॉर टिकट्स टू बैंकॉक. ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट विल सून बी डिफिकल्ट टू मीट अ पर्सन विदाउट अ मोबाइल फोन. बहुत जल्दी एक टाइम आएगा जब कोई भी इंसान ऐसा नहीं दिखेगा जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है. अब इसको गोइंग टू यूज करो, सो इट विल की जगह हम यूज करते हैं इट इज सून गोइंग टू बी डिफिकल्ट. इट इज सून गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू मीट अ पर्सन विदाउट अ मोबाइल फोन. क्या किया है हमने यहाँ पे? इसमें ये विल हटा दिया. ठीक है, विल के साथ बी भी हटा दिया और हमने क्या लिखा? इट इज सून गोइंग टू बी डिफिकल्ट. मतलब बी तो ठीक है, सून गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सून पहले क्यों लिखा है? इट इज गोइंग टू बी सून डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, तो सून पहले आएगा, गोइंग टू बी बाद में आएगा. और सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे तो सिंपल हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू मीट अ पर्सन विदाउट अ मोबाइल फोन. आजकल कोई भी आदमी बिना फोन के मिलना बहुत मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट टू मीट अ पर्सन विदाउट मोबाइल फोन. Sonal is going to host a farewell party for Kumar next week. Sonal is going to वाला पूरा दिया हुआ है. सिंपल प्रेजेंट में क्या कर देंगे हम इसमें? Sonal is to host a farewell party for Kumar next week. Sonal करने वाली है. Sonal is to host.
ओके। एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में सोनल इज होस्टिंग आ जाएगा, सोनल होस्ट कर रही है, सोनल इज होस्टिंग अ फेयरवेल पार्टी फॉर कुमार नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है व्हेन इज द टाइम टेबल गोइंग टू चेंज, टाइम टेबल कब चेंज होने वाला है, गोइंग टू आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट में क्या बोलोगे, व्हेन डज द टाइम टेबल चेंज, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है, आप बोलोगे व्हेन डज द टाइम टेबल चेंज, गोइंग टू नहीं आएगा, व्हेन डज द टाइम टेबल चेंज, अब गोइंग टू नहीं आएगा। और जब आपको विल यूज करना है तो वेल विल द टाइम टेबल चेंज, व्हेन विल द टाइम टेबल चेंज, ओके। नेक्स्ट इज वी आर क्रिएटिंग अ न्यू लोगो फॉर आवर टीम, हम एक नई लोगो क्रिएट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, गोइंग टू का क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर आवर टीम। अब गोइंग टू में ऑलरेडी आईएनजी है तो हम क्रिएट कर देंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर आवर टीम। और अगर विल आना है तो वी विल क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर आवर टीम, ओके। अब यहाँ पे विल के साथ दो तरीके से आप बोल सकते हो, वी विल बी क्रिएटिंग भी बोल सकते हो, और यू कैन सिंपली से वी विल क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर आवर टीम, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डज द मॉनसून सीजन स्टार्ट इन नवंबर, अब विल होगा तो क्या होगा, विल द मॉनसून सीजन स्टार्ट इन नवंबर, और अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करना है तो जाएगा इज द मॉनसून सीजन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग क्यों लिखा है, क्योंकि हमें आईएनजी यूज करना है, प्रोग्रेसिव है, सो इज द मॉनसून सीजन स्टार्टिंग इन नवंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर विल स्पीक टू द पीपल टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल जो है अपने लोगों से बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स टू द पीपल टुमारो, सिंपल, द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स टू द पीपल टुमारो, और गोइंग टू में हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू स्पीक टू द पीपल टुमारो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, लुक एट दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, टिक द वंस इन विच अन, एम, री हैव बीन यूज्ड एज सफिक्स प्रीफिक्सेस टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, और अंडरलाइन करो वो वर्ड्स में जहां पे वो मेन वर्ड का पार्ट है, जैसे कि अनहैप्पी। अब यहां देखो हैप्पी एक वर्ड है और अन जो है वो उसमें एक प्रीफिक्स यूज किया गया है, तो जहां प्रीफिक्स यूज किया है हम वहां पे उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। और जैसे वर्ड है अननोटिस्ड, यहां पे भी अननोटिस्ड, अन इसमें एक प्रीफिक्स है, इसको टिक करो। लेकिन इमेजिन, ये इम और एजिन नहीं है ना, ये एक सिंगल वर्ड है, तो ये आप अंडरलाइन करोगे। इम्पॉसिबल यहां टिक करोगे क्योंकि यहां पे इम क्या है, एक प्रीफिक्स है, तो ये हमने कर लिए। दूसरा देख लेते हैं, सिंपल इम्पोर्टेंट, इम और पोर्टेंट अलग अलग है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसको अंडरलाइन करो। रिमेंबर, अगेन ये अलग अलग वर्ड नहीं है, ये हो गया आपका अंडरलाइन किया। रिट्रेस, रिट्रेस, अब ट्रेस करना और उसमें री लगा दिया तो फिर से ट्रेस करना। अनलेस, अनलेस भी जो है इट्स अ कंप्लीट वर्ड, यहाँ पे आपने लेस के आगे अन लगा के अनलेस हो गया है, ऐसा नहीं है, अनलेस जो है एक प्रॉपर वर्ड है, ठीक है। तो ये रहे, अब करना क्या है, आपको कुछ सिचुएशंस दिए, इन सिचुएशंस पे जिन सेंटेंसेस को हमने अंडरलाइन किया है उन वर्ड्स को यूज करके आपको उसका आंसर लिखना है, करेक्ट वर्ड्स को यूज करना है, और उसके बाद जो है आपको जो टिक किया है उससे आपको आंसर लिखना है। You have heard an owl hoot, but just cannot spot it because it has hidden itself very well in a tree. तुमने अभी अभी एक आउल को हुट करते हुए सुना, लेकिन तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो क्योंकि उसने अपने आप को ट्री में छुपा लिया है। तो आप इसको क्या बोलोगे, I heard an owl hoot, but it was impossible. मैंने क्या वर्ड यूज किया, impossible. Just cannot की जगह क्या यूज किया, impossible to spot it as it had hidden itself very well in a tree. Next है, you would not have seen the flowers in bloom if you had not cared to water the plants in your backyard. मतलब अगर तुमने अपने बैकयार्ड में, अपने गार्डन में पानी नहीं डाला होता तो तुम्हें फ्लावर्स की भी चिंता नहीं होती। मतलब बट व्हेन वी डू समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, You would not have seen the flowers bloom unless, अब हमने यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, unless you cared to water the plants in your backyard.
Your sister has misplaced her handkerchief and is therefore going over the path she just walked in order to look for it. Going over the path she just walked मतलब वापस जाना, मतलब retrace करना, retrace करना. तो हम क्या बोलेंगे? My sister has misplaced her handkerchief and is retracing the path she just walked in order to look for it. Okay? Next is complete the sentences by adding the suffixes ly, able, meant, shown, ness to the correct word. अब जैसे यह है Godsby's imagination led him to believe all sorts of things about people he didn't even know. So यहाँ क्या आ जाएगा? Shun. Godsby felt that the young man careless क्या होता है? Careless meant नहीं, carelessness lay in not getting himself a cake of soap as a proof of story. When the young man realized that Godsby may have seen through his trick, he hurriedly walked away. वो जल्दी से वहां से निकल गया. The young man did not look very comfortable when Godsby handed him the cake of soap. Much to Godsby's embarrassment, he ultimately fell for the young man's trick. Okay, चलो अब next question start करते हैं. Question क्या है? Now based on these situations, make sentences with the highlighted words using any of these suffixes full, al, ears or ली. मतलब करना क्या है? Use the word rapid to describe how the ice caps are melting because of global warming. अब आपको ये rapid word use करना है और आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो ice caps हैं वो global warming की वजह से बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं. तो आप क्या बोलोगे? इसमें आप क्या यूज करोगे? हमने यहाँ पे आंसर लिखा है The ice caps are rapidly melting because of global warming. क्या हमने इसमें suffix यूज किया है? ly. Next है use the word doubt to say that you wrote down a list of things you had to buy because you were not sure if you would remember all of them. तो अब यहाँ पे तुमने क्या बोला है कि तुम्हें लिखना है कि तुमने एक लिस्ट बनाई. क्यों? क्योंकि तुम्हें ये डाउट था कि तुम शायद जब लेने जाओगे सामान तो भूल जाओगे. तो हमने इसके लिए क्या लिखा? I wrote down a list of things I had to buy because I doubted that I would remember all of them. अब यहाँ हमको क्या लिखना है? Doubted की जगह अब आप इसमें यहाँ लिखो I was doubtful. क्योंकि आपको सफिक्स यूज करना है ना. आई डाउटेड गलत नहीं है, लेकिन आपको सफिक्स यूज करना है तो हम इसमें फुल यूज करेंगे बिकॉज आई वॉज डाउटफुल दैट आई वुड रिमेंबर ऑल ऑफ देम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज द वर्ड फिक्शन टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फिल्म और स्टोरी विच इज नॉट बेस्ड ऑन रियल लाइफ. तो आपको इसमें क्या लिखोगे? फिक्शन यूज करना है और अपनी किसी फेवरेट स्टोरी या मूवी के बारे में बताना है जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है. My favorite fantasy fiction is Harry Potter. And that's so true. So my favorite fantasy fiction मतलब जो आप imagine करते हो, और fiction मतलब जो imaginary होती है. Fantasy मतलब जिसमें different characters होते हैं, जैसे कि magicians होते हैं या फिर witches और wizards होते हैं. So उन सबको आप fantasy कहते हो. So मेरी जो favorite fantasy fiction है वो क्या है? Harry Potter. Use the word caution to tell your friend to watch over their belongings because there are a lot of tricksters in the park of the city that they are visiting. तो यहाँ पे अब क्या बोलना है? तुम अपने किसी फ्रेंड को एक तरीके से वॉर्न कर रहे हो, ये कह रहे हो कि अपना सामान का ख्याल रखना क्योंकि हम जिस सिटी के जिस पार्ट में जा रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जेब कतरे हैं. बी कॉशियस. अब मेरे को कॉशन यूज करना था, मैं वार्निंग दे रही हूं तो कॉशियस यूज कर लिया. बी कॉशियस अबाउट योर बिलोंगिंग्स बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स्टर्स इन द पार्ट ऑफ द सिटी दैट यू आर विजिटिंग. ओके, डन, एंड वी आर डन विद द चैप्टर. ऑल डाउट्स क्लियर? कोई डाउट है तो you can write in the comment section and I will help you with it. And if you have no doubts, then do not forget to give me a big like and subscribe to our channel. Share this video with all your friends and you can visit all these videos on our website instead of like trying for long hours. YouTube पे इतने सारे आ जाते हैं, फिर confusion हो जाती है. So आप क्या करोगे? आप website पे जाओगे, क्लास आप सिलेक्ट करोगे. जैसे सपोज यू हैव सिलेक्टेड क्लास 6 में हियर यू हैव इंग्लिश गुलमोहर. आप इस पर क्लिक करो, टॉपिक वाइज
चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आ जाएंगे, जस्ट उस पर क्लिक करोगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज इट, थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।